हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो आज के सेशन में आप सबका स्वागत है और आज बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19, दैट इज लीज। बहुत ही ज्यादा एक अच्छा स्टैंडर्ड है, प्योरली प्रैक्टिकल, एक्सेप्ट अ माइनर पार्ट ऑफ दिस इज थ्योरेटिकल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बनता है और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। यूजली जो कंपलसरी क्वेश्चन रहता है उसमें लीज के आने का चांस बहुत ज्यादा है। होता ही है कि बच्चे इस स्टैंडर्ड से डरते बहुत हैं, कई सारे बच्चे, जिसके कारण इंस्टीट्यूट भी इसको दबा दबा कर पूछता है कि भाई लाओ हम तुम्हें इसी चीज के ऊपर टेस्ट करेंगे। लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं करनी, जैसे सभी स्टैंडर्ड को अच्छे से करते आए हैं वैसे ही ये वाला स्टैंडर्ड भी हमारा इजीली बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। लीज की टर्म की बात करूं तो लीज टर्म एज सच हमारे लिए बहुत ज्यादा न्यू नहीं है। लीज का सिंपल सा मतलब होता है रेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में आप जहां रहते हैं, लेट्स से वो आपका खुद का ओन्ड हाउस नहीं है, वो रेंट पर है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लीज कह देते हैं। हर महीने आपको एक किराया देना पड़ता है, क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर पार्टी। जो ओनर है उसने आपको एक राइट दिया। राइट कैसा दिया? टू यूज, ओनली द राइट टू यूज। राइट टू ऑक्यूपाई है टेम्परेरीली, आप ओनर नहीं है उसके। टाइटल हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, तो इट्स अ काइंड ऑफ लीज। सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे कहते हैं। एफए में भी हम पढ़ाते होते हैं कि भाई लीज नाम का एक चैप्टर होता है जहां पर बहुत सारी बातें इस तरह की करते हैं। लीज चैप्टर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके हायर परचेज चैप्टर से भी मिलता है, तो अगर आपका हायर परचेज में हाथ अच्छा है इन दैट केस तो भाई बहुत आसान आपके लिए लीज वाला चैप्टर रहने वाला। और अगर आपका हाथ वहां पर तंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहां पर उसे अच्छी तरह से कर लेंगे। लीज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमारे स्टैंडर्ड के अंदर लीज ना दो टाइप की होती है। वन इज कॉल्ड द फाइनेंस लीज, अदर इज कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग लीज। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा आपको, करेंगे एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। एग्जाम पर्पस के लिए फाइनेंस लीज इज इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग लीज इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ग्लिम्स में आपको ऑपरेटिंग लीज का दे दूंगा, इवन दो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एक अलग से टॉपिक होता है सेल एंड लीज बैक, उसकी बात हम यहां नहीं करेंगे। जो मेन है, मैंने आपको पहले के एग्जाम पर्पस के लिए फाइनेंस लीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं विद गुड क्वेश्चंस आपको यहां पर करवा दिए जाएं। तो आइए बिना समय और वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यस 19, let us have a fresh page with us and let us write down AS19 leases. Straight away coming to the concept 1, basics of lease। बेसिक्स ऑफ लीज, तो सबसे पहले बेसिक्स में बात कर रहे हैं भाई मीनिंग की। मीनिंग क्या है लीज का? कितनी पार्टीज रहती हैं लीज में, एंड टाइप्स ऑफ लीज। बेसिक्स में हम इतनी चीज कवर करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। पहले फाइनेंस लीज से संबंधित बातें करेंगे और लास्ट का जो हमारा थोड़ा सा समय होगा वो ऑपरेटिंग लीज पर लगेगा। सो इफ वी वांट टू राइट डाउन द मीनिंग, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर हुए किस चीज का? राइट टू यूज एसेट्स फॉर अ specified period against consideration। वेरी सिंपल। ध्यान से देखना, मैंने जानबूझकर इसको पॉइंटर्स में बना दिया सो दैट हम हर पॉइंट की महत्वता को समझे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसफर हुआ किस चीज का? राइट का। कौन सा राइट? राइट टू यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द राइट टू यूज। किस चीज को यूज करने का? एसेट को। जैसे कि हमने भी छोटा एग्जांपल लिया कि जहां हम रहते हैं, अगर वो खुद का घर नहीं है, जैसे कि मैं रेंट पर रह रहा हूं, तो यहां जो जिस घर में मैं रह रहा हूं वो मेरा एसेट है क्या? ना ना भाई, मेरा एसेट नहीं है। जिस पार्टी का ये घर है उनके लिए वो एसेट है। और सिंपल सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने क्या किया, एक नया नया बिजनेस स्टार्ट किया जी, तो मैं फोटोकॉपी की मशीन्स खरीदता हूं, परचेज करता हूं, एंड लोगों को जिन्होंने नया सेटअप वगैरह लगाया होता है अपना, वो कहते हैं कि हमें जीरोक्स का एक सेंटर खोलना है कॉलेज वगैरह में, तो मैं उनको लीज पर मशीन दे देता हूं, हर महीने मुझे वो किराया आता है। तो इस सिचुएशन में भी मैंने क्या दिया? एक एसेट दे दिया उस पार्टी को यूज करने के लिए। सो इट इज राइट टू यूज द एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली तय होता है कि कितने समय के लिए, क्योंकि दूसरी पार्टी जिसको मैंने दिया है ना बेटा, वो ओनर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि ये फॉर एवर चलेगा, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड होगा। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? कंसीडरेशन मिलेगी। दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी जिसने एसेट दिया है, जिसने राइट दिया है, दूसरी पार्टी जिसने राइट लिया है। राइट, तो नेक्स्ट पार्ट में वही करने वाले हैं, पार्टीज। तो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर आर टू पार्टीज, वन इज द लेसर एंड द अदर इज लेसी। वन इज कॉल्ड लेसर,
ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? या वन पार्ट इज लेसर एंड द अदर पार्ट इज लेसी। जो पार्टी राइट दे रही है उसका नाम है लेसर। जैसे कि फोटोकॉपी वाले एग्जांपल में जो जीरोक्स मशीन है उसमें मैं क्या हूं, लेसर हूं। कौन हूं, लेसर हूं। जिस पार्टी को दिया वो कौन है, लेसी है। मैंने एसेट दिया है, बदले में मुझे क्या आएगा, कंसिडरेशन आएगा। राइट, तो लेसर कौन हो गया, लिख लेते हैं इसके नीचे इजी शब्दों में, हु ट्रांसफर्स द राइट, हु ट्रांसफर्स द राइट। और लेसी कौन है, टू whom राइट इज ट्रांसफर। जिस पार्टी को राइट ट्रांसफर किया है वो लेसी है, जिस पार्टी ने ट्रांसफर किया वो लेसर है। साथ में अगर मैं लिख दूं, ये तो एएस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होगी, मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा हूं। लेसर में ही रिसीव्स कंसिडरेशन, इसको कंसिडरेशन मिलती है, ठीक है ना। और लेसी कौन होगा बच्चे, हु पेज कंसिडरेशन। लेसी तो पैसे दे रहा है, ठीक है ना, कंसिडरेशन दे रहा है बिकॉज ही इज यूजिंग दी एसेट, तो वो पे कर रहे हैं, लेसर रिसीव कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक है, ये टर्म्स सारी पता होनी चाहिए बिकॉज जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो वहां पर हमें पहचानना होगा कि भाई लेसर कौन है, लेसी कौन है। अकॉर्डिंगली दोनों की बुक्स में हमें ट्रीटमेंट के लिए सोचना होगा। फिर आता है टाइप्स। तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से भाई जो लीज है ना वो दो टाइप की होती है। वन इज कॉल्ड एज फाइनेंस लीज एंड अदर इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीज। इसके बारे में ज्यादा चर्चा यहां नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जब स्टार्ट करूंगा फाइनेंस लीज तब डिटेल में इसकी बातचीत जो है करेंगे। तो फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, यहां तक पहुंचे आराम से, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। तो हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आ रहे हैं, आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2, फाइनेंस लीज, मीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। फाइनेंस लीज, मीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, आराम से समझेंगे, सुनेंगे मेरी बात, उसके बाद हम जो है लिखेंगे। फाइनेंस लीज का आसान शब्दों में मतलब आपको बताऊं, वैसे तो हमने आज तक लीज एक ही प्रकार की सुना था, जैसे कि थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया कि जिस घर में हम रहते हैं इट्स अ काइंड ऑफ लीज। अगर आप एक्चुअल में उसका एग्रीमेंट भी निकाल कर देखेंगे ना, जो आपका टेनेंट और ओनर के बीच में होता है, तो उस पर लीज डीड लिखा होगा। रेंट डीड होता है, लेकिन जो पॉपुलर नेम है दैट इज द लीज डीड। ओके, तो अभी हम कह रहे हैं कि लीज यहां पर दो प्रकार की होगी, फाइनेंस या ऑपरेटिंग। फाइनेंस लीज इज नथिंग बट दी हायर परचेज ट्रांजेक्शन। जी हाँ, फाइनेंस लीज नथिंग बट दी काइंड ऑफ हायर परचेज ट्रांजेक्शन। फाइनेंस लीज में क्या होता है, द लेसर ट्रांसफर्स टू द एससी राइट टू यूज। ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर कि राइट टू यूज हम ट्रांसफर करें, लेकिन साथ में द लेसर ट्रांसफर्स ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स सब्सटेंशियली। जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है सब्सटेंशियली वो भी लेसर से लेसी के पास चले जाते हैं। मतलब कहने के लिए लीज है बट इट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज, राइट। अब इस एएस नंबर 19 ने हमें ना 5 कंडीशन दी है, 5 कंडीशन दी है, और साथ में ये बोला कि अगर इन पांचों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो फाइनेंस लीज बन जाएगा। वापस से 5 कंडीशन दी, अभी लिखेंगे आराम से। अगर उनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मान लेना कि भाई ये फाइनेंस लीज है। अगर सारी की सारी पे क्रॉस लग गया, मैंने क्या बोला, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो समझ जाना कि ये फाइनेंस लीज है। मतलब अगर एक भी फुलफिल नहीं हो रही, पांचों की पांच फुलफिल नहीं हो रही, ओनली देन हम कहेंगे कि वो फाइनेंस लीज का केस नहीं है, वो ऑपरेटिंग लीज का केस है। क्योंकि फाइनेंस लीज के केस में ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा और ऑपरेटिंग लीज के केस में ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। जैसे कि मैंने भी आपको कहा, सब्सटेंशियली सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये एसेट अब लेसर का रहा ही नहीं है, किसका हो जाएगा, लेसी का हो जाएगा। तो लेसी इसको एज एन एसेट बुक करेगा, साथ में डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेगा। जबकि आइडियली देखने से क्या लगता है, एसेट किसका है, लेसर का। सिर्फ राइट टू यूज तो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं, लेसर विल नॉट बी एबल टू क्लेम द डेप्रिसिएशन इफ इट इज अ फाइनेंस लीज। क्योंकि कहने को फाइनेंस लीज है, बस एज आई सेड कि ये हायर परचेज ट्रांजेक्शन की तरह है। अगर आपको हायर परचेज ट्रांजेक्शन की जानकारी है तो उसमें हम कहते हैं हायर परचेजर है, हायर वेंडर है, तो डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करता है, हायर परचेजर, ना कि हायर वेंडर। इवन दो उसमें जो
ओनरशिप है दैट गेट्स ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जाती है ना, उसके बाद हायर परचेजर के नाम पे वो एसेट ट्रांसफर होता है, लेकिन फिर भी हायर परचेजर फर्स्ट डे से ही डेप्रिसिएशन क्लेम करना चालू कर देते हैं। सेम यहां हम फाइनेंस लीज में कह रहे हैं। और जब ऑपरेटिंग लीज की बात करेंगे ना बेटा, दैट इज सिंपल लीज, मतलब जो नॉर्मल हम एज्यूम करते हैं कि अच्छा लीज ऐसी होती होगी जैसे हम लोगों का जो, जैसे हम यहाँ पर हम रहते हैं तो हम रेंट देते हैं हर महीने, तो हमारे लिए वो क्या है, हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारा एसेट है, नहीं भाई हमारा घर नहीं है, हमारा हम उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकते उस बिल्डिंग का। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में दिक्कत नहीं आती। ऑपरेटिंग लीज में हम क्या कहेंगे, अच्छा ये पैसा मेरा जा रहा है, पीएनएल में चुपचाप जाकर टू एक्सपेंस लिख लेंगे, टू रेंटल एक्सपेंस, टू लीज एक्सपेंस, और जिस पार्टी को मैंने दिया वो चुपचाप जाकर अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेगा। ओनर कौन है, अब भी लेसर है, लेसी ओनर नहीं है। और अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है तो वो भी लेसर को ही मिलेगी, ना कि लेसी को। समझ आ रहा है? तो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में दोनों में ये मेन फर्क बेटा रहने वाला है। चलिए फाइनेंस लीज के बारे में लिखते हैं पहले, एज वी राउट डाउन मीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। लिखिए पहले, मीनिंग पर आ रहे हैं बेटा। इट ट्रांसफर्स substantially all the risks and rewards incident to ownership। तो फाइनेंस लीज कौन सी है, कब कहेंगे, अगर जो लीज है ना वो ट्रांसफर कर देते सब्सटेंशियली, मतलब हेवीली, ऑलमोस्ट सारे, क्या चीज रिस्क एंड रिवॉर्ड, किस चीज का, इंसिडेंटल टू ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर हो या ना वो मैटर नहीं करता, तो वहां पर एक लाइन लिख भी लेंगे, टाइटल में और may not be eventually transferred। टाइटल दिया नहीं दिया वो मैटर नहीं करता, लेकिन सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑलमोस्ट ओनरशिप के जैसे होते हैं, मतलब एक ओनर के पास जैसे रिस्क होता है अपनी चीज का, वैसे उसे रिवॉर्ड भी मिलता है। सिमिलरली लेसी को अगर हमने ट्रांसफर कर दिए हैं सारे रिस्क रिवॉर्ड रिलेटेड टू दी ओनरशिप, तो हम कहेंगे ये कौन सी लीज है भाई, फाइनेंस लीज। ये तो मीनिंग हो गया बड़ा ही आसान। हमें मेन जो देखना है वो देखना है कंडीशंस को। तो अभी हमारे कंडीशंस पर, कंडीशंस लिखेंगे यहां पर, if any one condition is satisfied, if any one condition is satisfied, it is finance lease। और इसे ध्यान से समझना, एग्जाम में इसका थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा ना स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हुए कि भाई चैप्टर प्योरली प्रैक्टिकल है, एक्सेप्ट लिटिल बिट ऑफ पार्ट इज थ्योरेटिकल, तो यही वो थ्योरेटिकल पार्ट है। पांचों कंडीशन को बहुत ही अच्छे से समझना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, 4-5 पॉइंट होते हैं, पूछते हैं हर केस में बता दो कि कौन सा लीज बनेगा, फाइनेंस या ऑपरेटिंग। वो तभी बता पाएंगे अगर हमें इस चीज का अच्छे से नॉलेज होगा। चलिए सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एग्जैक्ट वर्डिंग है इसकी मैं चाह रहा हूं लिखने, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट टू लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म। एक एक कंडीशन लिखते चलते हैं और साथ साथ समझते चलेंगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट टू लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म, क्या मतलब है इसका, कि हम जो है एसेट अभी तो हमने उसको यूज करने के लिए दिया, लेकिन जब तक लीज टर्म एंड होगा, बाय द एंड ऑफ लीज टर्म, मान लो 5 साल का लीज पीरियड है, तो 5वें साल के अंत तक इस एसेट की ओनरशिप भी लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, बहुत ही आसान, फिर तो फाइनेंस लीज पक्का ही बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ये कौन सा केस होगा, बेसिकली हायर परचेज, जैसे जहां पे लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मिल जाता है हायर परचेजर को पूरा हक। सेकेंड लिख रहे हैं, lessee has option to purchase at very reduced rate and lessee is certain to opt for purchase at inception।
क्या बोला, लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज, उसके पास ऑप्शन है परचेज करने का एट वेरी रिड्यूस्ड रेट। हमने उसको ये बोल दिया कि ठीक है अभी तो यूज कर, और बाद में ना हम उसको एक ऑप्शन देंगे कि भाई तू इतने रेट पर ले, लेट से 10 लाख की चीज है, उसने 5 साल यूज किया और बाद में हम उसे कह रहे हैं लेट से 2 लाख रुपीज पे तेरे को लेना है तो ले जा, एंड लेसी इज सर्टेन टू ऑप्ट फॉर परचेज। आज तो भी लीज स्टार्ट हुई है, जब लीज स्टार्ट है भाई तब मेजरमेंट करने की बात कर रहे हैं, और तब आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंस है ऑपरेटिंग है। तो आज वो अपने ही कर रहा परचेज के लिए। यहां पॉइंट क्या है, लेसर को लग रहा है कि मैं इसे 5 साल के बाद ऑप्शन दूंगा परचेज गेट वेरी रिड्यूस्ड रेट, और लेसी मना नहीं कर पाएगा एट इंसेप्शन। अब ये एट इंसेप्शन का मतलब क्या है कि बिगिनिंग में लग रहा है लेसर को, एंड पे नहीं। पता चला 5 साल है, 4 साल ऑपरेटिंग लीज लगाते रहे और बाद में 5वें में जाके कहते अरे ये तो फाइनेंस लीज होनी थी। तो लास्ट में नहीं करना जाकर, जब लीज टर्म स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम आपको सोचना है कि इसकी अकाउंटिंग एज अ फाइनेंस लीज करूं या फिर एज एन ऑपरेटिंग लीज करूं। तो लेसर को एट इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग में ही लग रहा है कि इसके पास एक ऑप्शन होगी वेरी रिड्यूस रेट की, एंड जो लेसी है वो इसको ऑप्ट कर लेगा, ऐसा लेसर को लग रहा है। तीसरा, थर्ड कंडीशन, where lease period covers substantial period of economic life of asset. लीज पीरियड कवर्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। लेट्स से आई बॉट अ पर्टिकुलर मशीन और मैंने लीज पर किसी पार्टी को दे दी। जो मशीन है ना उसकी लाइफ 10 साल है कुल मिलाकर, और मैंने जिस पार्टी को दी ना, मैंने कहा भाई तू 9 साल के लिए इसे यूज कर ले, 9 साल के लिए ये मशीन तेरी, तब मेरे को तो रिटर्न कर देना। लाइफ 10 साल की है, 9 साल के लिए दे दी, तो बाद में करोगे क्या भाई उस चीज का? सब्सटेंशियल पीरियड, क्या बोला, लीज पीरियड जो है 9 ईयर्स कवर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। इकोनॉमिक लाइफ मतलब जब तक उस एसेट से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर उसका सब्सटेंशियल पीरियड कवर कर लिया, सब्सटेंशियल मींस 85-90% एक्सेट्रा को आप सब्सटेंशियल कह सकते हैं, हालांकि बहुत ही रिलेटिव टर्म है, स्टैंडर्ड ने डिफाइन नहीं की, लेकिन जो आईसीए के आंसर्स एक्सेट्रा यूजुअली आते हैं वो इसी बेस पर आते हैं। अगर 85-90% भी हो जाता है तो हम कहते हैं कि ठीक है भाई सब्सटेंशियल कवरेज हो गई है। ओके, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कंडीशन, एट द इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग में ही, एट द इंसेप्शन कॉमा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स amount to substantially fair value of लीज्ड एसेट। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि प्रैक्टिकल में भी आ जाता है, इसका पॉइंट बनकर लिखिए आराम से। एट द इंसेप्शन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंट्स टू सब्सटेंशियली फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट। लेट्स से मैंने एक एसेट लिया 10 लाख रुपए का, आई लीज्ड इट आउट टू द अदर पार्टी, तो मैं लेसर हो गया, दूसरी पार्टी लेसी हो गई, मैंने 5 साल के लिए दिया लेट्स से, और उसके लीज रेंटल इस तरह से बांध दिया, मैंने बोला हर साल ना तो मेरे को 3-3 लाख रुपया देगा। मेरी कॉस्ट कितने की है, मेरी आज की वैल्यू कितने की है, 10 लाख की जो मैंने खरीदा है। मैंने उसको बोला 5 साल के लिए तेरा, और तूने हर साल 3-3 लाख रुपए देने, तो टोटल कितने दे रहा, 3 लाख इंटू 5 साल के लिए 15 लाख। अभी उसका कहते प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। जब उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो वो आ गया लेट्स से अराउंड 10 लाख के आसपास, 9.5 लाख, 980, अराउंड 10 लाख के आसपास आ गया। तो ये पॉइंट कह रहे हैं कि भाई जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली लीज पेमेंट की, कितनी आई 980 लेट्स से, अमाउंट्स टू सब्सटेंशियली फेयर वैल्यू, आज की वैल्यू कितनी है 10 लाख, तो कहते हैं आपने जो पूरी वैल्यू थी अपनी वो एक ही पार्टी से रिकवर कर ली, मतलब इट इज एज गुड एज दी फाइनेंस लीज। और एग्जाम में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जी, प्रैक्टिकल बता देता हूं कैसे बनकर आता है। आपको लिखा होगा फेयर वैल्यू इतनी है और जो आपको लीज पेमेंट मिलेंगी वो इतनी इतनी हर साल मिलेंगी, और आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए रेट एक्सेट्रा बताया होगा। पूछेगा बताना जरा फाइनेंस लीज है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाल लेंगे। लेट्स से 980 आ गया और दूसरी वैल्यू क्या 10 लाख, तो 9,80,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज आ गया। जो पिछले पॉइंट बताया सेम यहां पर अप्लाई हो जाता है। अगर 85 to 90% कम से कम आ गया, उससे ऊपर तो ऑब्वियसली रहेगा ही, अगर आ गया उससे ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मिनिमम 85 से ऊपर भी आ गया ना तो हम कह देंगे कि ठीक है भाई सब्सटेंशियली ये फेयर वैल्यू को कवर कर रहा है, और उस केस में भी इसे फाइनेंस लीज ही कह दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट आ रहा है बेटा, लीज्ड एसेट is of specialized nature that only
lessee can use it without major modifications being made. Only lessee can use it without major modifications. Without major modifications. मोटी नहीं, सॉरी, मोदी नहीं, मॉडिफिकेशन मित्रों, मॉडिफिकेशन। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। ओके, क्या कहना है इस पॉइंट में भाई? लीज्ड एसेट जो है ना इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, ओनली लेसी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। क्या मतलब, क्या है इसका? लेट्स से मैंने एक पर्टिकुलर गाड़ी खरीदी, काइंड ऑफ ट्रक, एक ट्रक की तरह आता है, टेम्पो ट्रेवलर कहते हैं उसे। अगर किसी बच्चे को पता तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो गूगल पे कर लेना, आपको गाड़ी दिख जाएगी, टेम्पो ट्रेवलर कहते हैं। मैंने एक टेम्पो ट्रेवलर ले ली और मैंने उसको ना मॉडिफाई वगैरह पूरा करा दिया और एक हॉस्पिटल को मैंने लीज पर दे दी एज एन एम्बुलेंस यूज करने के लिए, एज एन एम्बुलेंस यूज करने के लिए। तो उसकी सीट वीट निकलवा दी मैंने जो भी होती है, और एम्बुलेंस के लिए पर्पस के लिए, जिसमें पीछे से काफी बड़ा एरिया होता है जहां पर आप पेशेंट का बेड एक्सेट्रा जो है रख सकते हैं, आराम से स्ट्रेचर रख सकते हैं, और इक्विपमेंट उसके अंदर जो है उनकी जगह जो है मैंने सारी बनवा दी और हॉस्पिटल को दे दिया। अभी सवाल ये उठा कि मान लो 10 साल में से मैंने दिया तो कुछ टाइम के लिए, लेट से 4 साल के लिए, लेकिन जब 4 साल बाद मेरे पास वो चीज वापस आ जाएगी तो क्या मैं उसको ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकता हूं? सोच के देखो यार, क्या मैं उसको एज अ पैसेंजर, एज अ बस वगैरह यूज कर सकता हूँ? सायरन बजाते हुए आ रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है, और वहां पे जाके लोग उसके अंदर चढ़ रहे हैं और मैं उनको उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ रहा हूँ। बड़ी गलत लगेगी यार। कहाँ से लगता है कि एम्बुलेंस जो है यूज इजिली हो जाएगी एज एन एम्बुलेंस, जब आप एज एम्बुलेंस यूज करो, बट पर्पस इज समथिंग एल्स। तो एसेट जो है ना वो स्पेशलाइज नेचर का लग रहा है कि सिर्फ लेसे यानी कि हॉस्पिटल वाले यूज कर पाएगा इसे विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। अगर आप चाहते हो किसी और पर्पस के लिए यूज करना, इन दैट केस काफी खर्चा आएगा, पूरा मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, पूरा पेंट वेंट होगा और अंदर का सारा जो है चेंज हो जाएगा सिस्टम उसका, सो दैट वो एक नॉर्मल उसकी तरह लग सके, लेकिन उस पर खर्चा फिर बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए बड़े मेजर मॉडिफिकेशन। इस सिचुएशन में भी हम यही मानेंगे कि ये फाइनेंस लीज का केस है, जब हमने स्टार्टिंग में हॉस्पिटल को लीज पर दिया होगा। ठीक है गाइस, तो ये है 5 पॉइंट, बहुत ही स्पेशल, और इनसे संबंधित अब हमें करना है क्वेश्चन। वी हैव गॉट वन क्वेश्चन which is here. Question number 1. RTP November 2013. So it says classify the following into operating lease or finance lease. A point, ownership of asset gets vested to the lessee at the end of lease term. तो ये तो हमारी पहली कंडीशन ही थी कि अगर ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज टर्म पार्टी को हमने लेसी को दे दी, फिर तो ये पक्का क्या बनेगा? फाइनेंस लीज। तो ए पॉइंट का आंसर है, हम कर रहे हैं जी आंसर नंबर 1, और उसके अंदर आ रहा है ए पॉइंट। तो ए पॉइंट का आंसर आ गया फाइनेंस लीज। एग्जाम में अगर आएगा तो पूरी स्टेटमेंट वापस से लिख देना, यस दिस इज वन ऑफ द कंडीशन कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो ये फाइनेंस लीज होगा। सेकंड केस देखते हैं बेटा, लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज द एसेट। ऑप्शन तो हम आज ही दे देते हैं, एट लोअर देन फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म, और लीज टर्म के एंड पर हम कह रहे हैं कि उसके पास ना ऑप्शन होगी खरीदने की, लोअर देन फेयर वैल्यू, मतलब उस समय पर जो प्राइस वगैरह चल रहा होगा उससे कम पे हम उसे देने की बात करेंगे। इस कंडीशन में कुछ और भी था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था कि आपको आज ही लग रहा है, आज ही लग रहा है। देखिए सेकंड कंडीशन थी, लेसी इज ऑप्शन टू परचेज एट वेरी रिड्यूस, लेसी इज सर्टेन टू ऑप्ट फॉर परचेज, और ऐसा हमें लग रहा है एट इंसेप्शन। और यहां पे क्या लिखा है? सिर्फ लेसी के पास ऑप्शन होगा एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो हमें यहां पर लिखना है क्या? अगर लेसर को लगता है एट इंसेप्शन की लेसी इज सर्टेन टू ऑप्ट, तभी। तो बी पॉइंट का आंसर लिख रहे हैं, इफ at inception lessor is of view that lessee will, exact wording ठीक है, that lessee is certain to opt for purchase। अगर स्टार्टिंग में लेसर को लग रहा है कि ठीक है लेसी इसको खरीद लेगा, देन इट इज फाइनेंस लीज, तब ये फाइनेंस लीज बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो जहां पर क्वेश्चन आधी अधूरी कंडीशन लिखे, सीधा देखने आउटराइट नहीं कहना हाँ फाइनेंस लीज ऐसा कुछ पढ़ा था हमने ना, उस कंडीशन को पूरा करो कि अगर ये हुआ तभी वो फाइनेंस लीज बनेगा। अगर ऐसा लेसर को नहीं लग रहा है कि वो परचेज करेगा तो आप उसको फाइनेंस लीज नहीं मानेंगे, उसे ऑपरेटिंग लीज मानेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर, आइए बढ़े आगे। पॉइंट 3, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट है 5 साल, मतलब 5 साल तक हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, जबकि जो लीज की टर्म है वो लीज की टर्म जो 4.5 साल है, बट द एसेट इज नॉट एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म। कहता है एसेट नहीं एक्वायर किया। ध्यान रखें यहां पर मैंने क्या लिखा था,
एनीवन, ऑल तो बोला ही नहीं, तो क्वेश्चन जान के ना आपको पहला पॉइंट लिख के बता रहा है कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था, ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज टर्म, तो क्वेश्चन वहां पे क्या लिख रहा है अपने को, वो ना एट द एंड ऑफ लीज टर्म उसने एक्वायर नहीं किया, तो भाई एक कंडीशन कोई भी होनी चाहिए, मुझे वो लिखकर कंफ्यूज क्यों करते हो, इकोनॉमिक लाइफ और लीज टर्म को तो देख लिया, और हमने तीसरी कंडीशन बढ़ी थी कि अगर आपका जो लीज पीरियड दैट कवर्स सब्सटेंशियली दी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, तो वो फाइनेंस लीज बन जाएगा। तो सी पॉइंट में लिखने जा रहे हैं भाई आंसर, एज लीज पीरियड covers the economic life, as lease period covers the economic life substantially, so finance lease। ठीक है ना, लीज पीरियड ने इकोनॉमिक लाइफ को सब्सटेंशियली कवर कर लिया, 4.5 साल आउट ऑफ 5, 4.5/5 इंटू 100 करोगे तो 90% ऑफ द लाइफ कवर कर ली गई लीज पीरियड के द्वारा, तो बिल्कुल सब्सटेंशियली माना जाएगा। फिर आ रहे हैं जी पॉइंट नंबर डी पर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कहता है एक्स है, फेयर वैल्यू इज वाई, ये क्या आधा अधूरा बता दिया फिर से, कहता प्रेजेंट वैल्यू जो है ना उसका नाम एक्स है और जो फेयर वैल्यू वाई है। हमने क्या पढ़ा था कंडीशन नंबर 4 में, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, या सब्सटेंशियली कवर करता है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट को, इन दैट केस इट विल बी फाइनेंस लीज। तो हमने क्या कहना है, नीचे कहते हैं यहाँ तो जगह भर गई बस, डी पॉइंट, इफ एक्स इक्वल टू वाई, या तो दोनों इक्वल हो जाए या फिर x substantially covers y, या तो x इक्वल टू वाई हो जाए या x substantially covers y, तो इट विल बी फाइनेंस लीज। जानबूझकर मैंने क्वेश्चन दिया बिकॉज एग्जाम के अंदर अगर स्ट्रेट अवे आ जाए और आपने पहले ना किया हो तो आप सीधा फाइनेंस ऑपरेटिंग लिखोगे बिना रीजन के या बिना किसी कंडीशन को पूरा किए, तो अगर कोई आधी कंडीशन है उसे पहले पूरा करना है और तब जाकर हमने अपना जो है डिसीजन देना है, ठीक है ना। और इसके बाद आ रहा है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 years, लीज टर्म 2 years। ओए होए होए, यहां तो लग नहीं रहा, लाइफ है 5 साल लेकिन लीज सिर्फ 2 साल के लिए, ये तो सब्सटेंशियली बिल्कुल नहीं है। बट द एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर हैज बीन प्रोक्यूर्ड ओनली फॉर द यूज ऑफ लेसी, लेकिन हमने जो ये खरीदा है ना सिर्फ उस लेसी के कारण ही खरीदा है, तो 5वीं कंडीशन में फॉल कर गया, तो ये भी फाइनेंस लीज हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या आ गया बेटा, फाइनेंस लीज, ठीक है ना। तो ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पहले कि कौन सा केस फाइनेंस लीज का है और कौन सा ऑपरेटिंग है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर कई बार ऐसा होगा कि आपको बताएगा ही नहीं। वो मैंने हालांकि आपको स्टार्टिंग में क्लेरिफाई कर दिया कि भाई एग्जाम पर्पस के लिए फाइनेंस लीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर कभी समझ में ना आए तो फाइनेंस लीज मानते हुए क्वेश्चन कर आना, लेकिन फिर भी आपको पढ़कर पहचानने की क्षमता होनी चाहिए और उसके लिए 5 कंडीशन आपकी मदद करेंगे। तो लास्ट केस में हमने क्या लिख दिया, फाइनेंस लीज एज एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, फाइनेंस लीज एज एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। ओके, बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखने जा रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब यहां से अपना प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो गया, पूरे ध्यान से करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, फाइनेंस लीज, बुक्स ऑफ लेसी, लीज लायबिलिटी। फाइनेंस लीज, बुक्स ऑफ लेसी, लीज लायबिलिटी। This is my register in which I write down all the points. Very very गुड रजिस्टर फॉर मी, हालांकि मैं इसमें लिखता रफ में हूं लेकिन मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, यहां पर आ रहा है जी लीज लायबिलिटी। ये चक्कर क्या है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको ध्यान हो मैंने फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का जब आपको डिफरेंस बताया तो आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि फाइनेंस लीज के वक्त जो है लेसर क्या करेगा, लेसर का एक तरह से हम कह रहे हैं कि एसेट है, ठीक है ना, और अब किसके पास शिफ्ट हो गया, लेसी के पास। लेकिन लेसी क्या कह रहा है कि उसने लेसर के पैसे देने हैं, जैसे कि सेम टू सेम अभी क्लियर हो जाएगा, हायर परचेज। हायर परचेजर क्या एसेट लेकर आया तो मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, मैं उसे बैलेंस शीट में दिखाता हूं। लेकिन साथ ही साथ क्या मैंने पूरे पैसे दे दिए आज, जी नहीं, मैं हायर वेंडर को दिखाता हूं इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेम वे यहां पर मैं लेसी हूं, क्या लिखा मैंने, बुक्स ऑफ लेसी, तो मैं जिस पार्टी से लेकर आया मेरा एसेट बन गया,
लेकिन मुझे उसके पैसे भी तो देने हैं ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द पीरियड। लीज में, लीज का मतलब क्या है कि धीरे धीरे करके पेमेंट जा रहा है आपका, तो मुझे वो लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है अपने पास। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस वैल्यू पर आपको रिकॉर्ड करना है और क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं, वही यहां पर लिखने वाले हैं। समझेंगे, आइए लिखते हैं। सो जब एसेट आता है आपके पास तो आप एंट्री करते हैं एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। हायर परचेज में क्या एंट्री करते हैं भाई? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, वही तो एंट्री है, एसेट अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टी को पैसा देना है। तो एसेट ऑन लीज टू लेसर, ये सबसे पहली एंट्री होती है। हम ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर ये जो अमाउंट आएगा, ये कौन सा अमाउंट आएगा? इसका नाम है लीज लायबिलिटी। वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लीज का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, क्वेश्चन बताता ही नहीं लेसी की बुक्स पूछ रहा है, लेसर की बुक पूछ रहा है, आपको खुद ही पहचानना होता है। तो कुछ की वर्ड्स हैं, लिखा है लीज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कौन रिकॉर्ड कर रहा है? द पार्टी हु इज लेसी। लेसर क्या करेगा रिकॉर्ड? लेसी तो एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा कि पैसे देने हैं, लेसर कहेगा मेरे को पैसे आने हैं, वो कहेगा मेरा एक डेटर है, मेरा ये एक एसेट है, राइट। तो एसेट ऑन लीज टू लेसर अकाउंट, मैंने लेसर को क्रेडिटर बना दिया एक तरह से कि भाई ओवर द पीरियड मुझे आपके पैसे देने हैं। द क्वेश्चन अराइजेज, यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी? ध्यान से लिखने जा रहे हैं। अमाउंट इन दिस एंट्री लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स from viewpoint of lessee और fair value of asset। लिखिए इस एंट्री में कौन सा अमाउंट आएगा? लोअर ऑफ दीज टू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। पहले एक बार कंप्लीट करें फिर लिखते हैं आराम से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, सॉरी रुकिए, मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी का मतलब क्या है? जो लीज पेमेंट जाएगी प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, पूरा लिखने, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी और ऑन हिज बिहाफ। पहले इसको नोट करें फिर सीखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो पहली एंट्री आप कर रहे हो जिसमें आप लायबिलिटी अपनी रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपने लेसर के पैसे देने हैं ओवर द पीरियड, तो वो किस वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा? कहते हैं लोअर ऑफ दीज टू। जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है, क्वेश्चन हमें बताएगा क्लियरली कि उसकी वैल्यू क्या है एसेट की। एंड द दूसरी चीज, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना किस चीज की? मिनिमम लीज पेमेंट। लेकिन मिनिमम लीज पेमेंट तक वर्ड नहीं है, आगे वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। लेसी की व्यू पॉइंट से। बुक्स किसकी हैं? लेसी की। सिंपल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे बड़ी बार कंफ्यूज होते हैं यार, लेसी का व्यू पॉइंट देखिए कि लेसर का, क्योंकि थोड़ी देर बाद लेसर की बात करेंगे वहां पर चीज बदल जाएगी, वहां पर कुछ और एडिशन डिलीशन आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल देखना है बुक्स किसकी? लेसी की। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, लेसी कह रहे हैं मैंने क्या देना है, सिंपल पॉइंट, लेसी ने क्या देना है लेसर को ओवर द पीरियड। एक तो हर साल या हर महीने जो भी क्वेश्चन कहेगा लीज रेंटल जाएगा, लीज पेमेंट जाएगा, और साथ ही साथ एट द एंड ऑफ पीरियड जब लीज पीरियड खत्म हो जाएगा, अगर मैंने, लेसी ने गारंटी की ठीक है मैं गारंटी देता हूं कि कम से कम इतने रुपए तो मैं तेरे को दे दूंगा और मैं इसको खरीद लूंगा। क्या बात समझे क्या? मैंने किसी पार्टी से एसेट लिया, मैंने बोला हर साल 1 लाख रुपया दूंगा, 5 साल का लेट से लीज पीरियड है, तो मैंने बोला 5वें साल के एंड पे इतनी वैल्यू तो मिनिमम मैं गारंटी करता हूं मैं दे दूंगा। या मैंने गारंटी की या फिर ऑन माई बिहाफ, मैंने गारंटी नहीं किया, मेरे बिहाफ पर किसी और पार्टी ने गारंटी दे दी कि ठीक है भाई टेंशन मतलब मिस्टर लेसर, मैं इतने पैसे दे दूंगा तो मैं एसेट हम रख लेंगे, तो वो पार्टी मुझे रिप्रेजेंट कर रही है। तो लेसी या मेरे बिहाफ पर, लेसी के बिहाफ पर किसी पार्टी ने दिया, वो भी यहां पर हमने कंसीडर कर लेना। ये क्या आएगा? मिनिमम लीज पेमेंट लेसी। लिखने का ये तरीका है, एमएलपी और उसके चरणों में लेसी लिखा जाता है, एमएलपी लेसी। इसका क्या कर लेना? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना कि ओवर द पीरियड जो मैंने पेमेंट्स करनी है हो क्या रहा है बेसिकली। Let's say this is 0 period, this is first, second, third, fourth and up to nth period। तो आज जब मैंने एसेट लिया पार्टी से, तो एक है इसकी फेयर वैल्यू जो कि हमें पता है, साथ में हम क्या कह रहे हैं, व्हाट यू हैव टू डू
फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो फ्यूचर में जाना है, क्या जाना है, या तो लीज पेमेंट और लास्ट ईयर में जो मैंने गारंटी किया कि इतनी रेजिडुअल वैल्यू तो मैं दूंगा ही दूंगा तो इसकी क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी उस पर आपने अपनी लाइबिलिटी को बुक कर लेना है, राइट। ओके, इतना नोट कर लीजिए पहले अच्छे से, आफ्टर दैट क्वेश्चन इसका करेंगे। चलिए गाइस, लेट अस कम टू द क्वेश्चन। तो वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आरटीपी नवंबर 2015 का प्रश्न है। इट सेज अनुष्का प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन अ मशीनरी ऑन लीज फ्रॉम विराट लिमिटेड। क्या बात है, बिजनेस भी कर रहे हैं आपस में। अनुष्का ने विराट से एक एसेट लिया है लीज पर, जरा पहचानना तो ही, लेसी कौन लेसर कौन। हैज टेकन मशीनरी, तो अनुष्का है लेसी और विराट है लेसर। इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, लीज टर्म 4 साल, फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, एसेट की फेयर वैल्यू 20 लाख, लीज रेंट जाएगा 6,25,000 पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, कितने साल तक जाएगा, ऑब्वियसली 4 साल तक, 4 साल की लाइफ है। जीआरवी गारंटी कितना की रेजिडुअल वैल्यू, 1,25,000, और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 375। इसका क्या करना है, कुछ नहीं, इररेलीवेंट, मार्केट में होती रहे 375 होनी है, हमें तो यहां पर क्या देखना है कि गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 15% डिस्काउंटिंग के पर्पस के लिए दिया है, और डिस्काउंटिंग के रेट भी बता दिया आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए ये रेट कंसीडर कर लेना। अगर क्वेश्चन अपने रेट नहीं देता देन वी आर फ्री टू टेक अप टू 3 डेसिमल प्लेस और 4, 2 पर तो कभी मत छोड़िएगा। आइडियली हम कहते हैं कि 3 तक आप ले लीजिए। अगर क्वेश्चन अपने दे रहा है डेसिमल पॉइंट लिखकर, अपने पीवीएफ की वैल्यू लिखकर, तो वही वैल्यू आपको लेनी है, चाहे वो जितनी मर्जी वैल्यू लिखी हो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी। सभी क्वेश्चन देखने में ना आपको ऐसे ही लगेंगे, एंड तक जाकर पता ही नहीं चलेगा जब तक एंड में नहीं पहुंचोगे यार क्या पूछ रहा है, किसकी बुक्स पूछ रहे हैं। तो जैसे ही देखा लीज लाइबिलिटी, मतलब हमारे इस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है जहां पर हम लेसर की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं लाइबिलिटी, बिकॉज जो पैसा उसने लेसर को देना है। और साथ ही साथ इस एंट्री में आप देख रहे हैं तो एसेट भी डेबिट है, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि यार जो एसेट है वो किसका एसेट बन जाएगा, लेसी का, ना कि लेसर। और लेसी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी क्लेम करता है। एनी हाउ, हम पहले लीज लाइबिलिटी वाला पॉइंट करते हैं अपना। तो वी आर ऑन आंसर नंबर 2। हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, वन इज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड द अदर इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी एज पर लेसी, सो वी विल हैव इन कॉलम ईयर लीज पेमेंट, present value factor at the rate 15% and present value of लीज पेमेंट। ठीक है ना, या लीज पेमेंट की जगह ना वर्ड बेटर रहेगा, इधर ना अमाउंट लिख देते हैं, क्योंकि लीज पेमेंट में कई बार ये लगता है कि रेजिडुअल वैल्यू को लीज पेमेंट ना कहें, और हमें तो यहाँ पर सारी चीज लेनी है। एमएलपी का मतलब क्या सीखा था, जो भी लीज रेंटल आपका जा रहा है प्लस जो गारंटी किया आपने रेजिडुअल वैल्यू, और यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीज, ऐसा कर देते, प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीज। ओके, तो एक, अब हर साल सेम है तो वी शैल यूज द एन्युटी फैक्टर, 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से 4 सीधा। क्या दे रहे हैं भाई उसे, हर महीने, हर साल सॉरी, 6,25,000 रुपए, और चौथे साल के अंत में हमने गारंटी किया है कि 1,25,000 भी देंगे। चौथे साल का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है दैट इज 0.5718, लेकिन 1 से 4 तक का जो एन्युटी फैक्टर बनेगा, हमें यहाँ पे चाहिए एन्युटी फैक्टर। सो सभी को ऐड कर लेंगे आप, जितने भी पीवीएफ दिए, 2.855, ये वैल्यू आएगा 1,784,375 एंड 71,475, द टोटल 1,855,850। तो ये हो गया जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मिस्टर लेसी। हम क्या करने जा रहे हैं, हमें तो निकालना है वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी which is lower of present value of minimum lease payment from the viewpoint of lessee
एंड दूसरा क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। प्रेजेंट वैल्यू बेटा कितना निकाला, 1,855,850 और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना है, 20 लाख। तो कौन सी वैल्यू लोअर है इसमें, विच वैल्यू इज लोअर बिटवीन द टू, 1,855,850। सो लीज लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,855,850। बस ये काम करना है आपने, जितने भी आपको लीज पेमेंट वाली चीजें दी होंगी बाय द लेसी, चाहे वो लीज रेंटल हो या फिर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आपके बिहाफ पर, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, कंपेयर करना फेयर वैल्यू ऑफ एसेट से, दोनों में से विच एवर इज लेस है उस पर आपने लीज लाइबिलिटी को दिखा देना। कंप्लीट कीजिए। ओके बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली जो हमने ये वैल्यू निकाली 1,855,850, इसका मतलब है कि जब आप ये एंट्री करोगे ना पहले साल में, तो आपको इतने रुपए से ये वाला एंट्री को पास करना है। आगे बढ़ रहे हैं, लेसी की बुक्स में ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे सामने, कॉन्सेप्ट नंबर 4, फाइनेंस लीज, बुक्स ऑफ लेसी, फाइनेंस चार्जेस। अभी क्या किया था, फाइनेंस लीज, बुक्स ऑफ लेसी, सिर्फ बात की लीज लायबिलिटी कि कितने रुपए से आपको जो लीज है उसको रिकॉग्नाइज करना है अपने लायबिलिटी को इन द वेरी फर्स्ट ईयर जब आप जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब आ रहा है फाइनेंस चार्जेस। ये फाइनेंस चार्जेस कहां से आया, बिल्कुल मेरा जब भी कोई माइंड में डाउट है, हमेशा जो स्टार्टिंग के 4-5 मिनट की डिस्कशन थी उसे याद कीजिए। इस एस के स्टार्ट होती हमने क्या कहा था कि फाइनेंस लीज इज अ काइंड ऑफ सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन, और उसमें भी मैंने आपको क्लियर किया इट इज एज गुड एज द हायर परचेज ट्रांजेक्शन। आपने क्या किया, जब यहां पर पहला एंट्री किया आपने बोला एसेट ऑन लीज टू लेसर, इतने रुपए से हमने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर ली। और मैंने क्या बोला, हमारे फर्स्ट केस में आपने ये एंट्री कितने से की होगी, 1,855,850। तो बेसिकली आप ये एंट्री कर रहे हैं एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट 1,855,850, 1,855,850, इतने रुपए से आपने एंट्री कर दी। बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्या आपने इतने रुपए देने हैं लेसर को ओवर द पीरियड? जी नहीं, हमने पैसे कितने देने हैं, ये लिखा था ना हमने, 6,25,000 देने हैं 4 साल तक और 1,25,000 लास्ट 4th ईयर में देने हैं। तो पैसे कितने देने, अगर मैं इस सबका टोटल करूं, 6,25,000 इंटू 4 प्लस 1,25,000, मुझे टोटल पैसा देना है, टोटल अमाउंट जो देना है वो है 26,25,000। लेकिन मैंने रिकॉर्ड कितना किया, सिर्फ इतना, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन दीज जो आ रहा है 769,150, जो ये डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, दिस इज फाइनेंस चार्जेस ओवर द पीरियड। इसको एज एन इंटरेस्ट बुक करेंगे सेम जैसे हायर परचेज में करते थे हम, पहले लिख ले लेट से 10 लाख का, लेकिन ओवर द पीरियड जब इंस्टॉलमेंट का टोटल किया तो जा रहा है 15 लाख, तो 5 लाख का जो अमाउंट है दैट इज ड्यू टू द इंटरेस्ट। करेक्ट है, वहां पर फाइनेंस चार्ज होता है, हायर परचेज चार्ज होता है, लेकिन पॉपुलर नेम इंटरेस्ट है। यहां पर हम वर्ड फाइनेंस चार्ज यूज करते हैं। यानी कि आप जब हर साल एंट्री करोगे ना, इसके आगे एंट्री का फ्लो सिखा रहा हूं, एग्जाम में हालांकि एंट्री आती नहीं है, तो आप क्या कहोगे, जब फर्स्ट बार पेमेंट करोगे आपको लेसर अकाउंट, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरे वाले केस में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन केस में कितने ईयर्स हैं, 4 साल हैं, तो यहां आएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यहां कुछ वैल्यूज आएंगी और यहां कुछ वैल्यूज आएंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली चारों वैल्यू का मिलाकर टोटल कितना बनेगा, इतना जितना आपने स्टार्टिंग में रिकॉग्नाइज किया 1,855,850। क्यों, क्लियर है भाई, लेसर को तो हमने इतने से ही क्रेडिट किया ना, तो ओवर द 4 ईयर इसको टोटल इतने रुपए से ही डेबिट होगा। और जो डिफरेंस था ये वाला अमाउंट 769,150, ये क्या है, टोटल फाइनेंस चार्ज। सो ये जो फाइनेंस चार्ज है 4 साल में जाएंगे, इन सब का टोटल होगा कुल मिलाकर 769,150, और टू बैंक यानी कि चारों साल में कुल मिलाकर आपकी पॉकेट से कितना जा रहा है, 26,25,000 रुपए। और फिर हर साल के अंत में क्या करेगा जो लेसी है, फाइनेंस चार्ज क्या है, हर साल पीएनएल का खर्चा तो वो करेगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस। इस तरह से ट्रांजैक्शन रूट होती है। तो हम यही भी कह रहे हैं कि यही चीज देखने जा रहे हैं कि फाइनेंस चार्जेस का क्या रोल रहेगा और किस तरह से उन्हें कंप्यूट करना है। तो टोटल फाइनेंस चार्ज निकालना है, वो तो बहुत आसान हो गया।
हमने क्या बोला कि जितनी पेमेंट आपने की है ना, सिर्फ पिछले वाले केस की रेफरेंस में देख रहे हैं अभी 26,25,000 रुपया मुझे टोटल पे करना है, जबकि 1,855,850 जो है उतने से मैंने लीज लायबिलिटी को बुक किया है। तो जो डिफरेंस है दोनों का, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनेंस चार्जेस। ओके, सो अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करूं, या ठीक है एक मिनट रुकी, क्वेश्चन 3 पढ़ लीजिए एक बार। कंप्यूट द फाइनेंस चार्जेस फॉर ईच ईयर इन क्वेश्चन 1। तो पिछला क्वेश्चन 2, सॉरी ये क्वेश्चन 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन 2 में क्या करना है आपको, फाइनेंस चार्जेस जो है हर साल के निकालने। मैंने भी आपको क्या बताया, टोटलिटी में बता दिया, हर साल के इजीली निकाल सकते हैं। सेम चीज जो हायर परचेज चैप्टर में करते थे, एक फॉरवर्ड टेबल नाम की चीज वहां पर की जाती है, सेम टू सेम वही टेबल हमें यहां पर बनाना है। सो लेट अस राइट डाउन आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 सबसे पहले निकाल देते हैं टोटल फाइनेंस चार्ज। क्वेश्चन ने पूछा नहीं, लेकिन मैं निकाल कर बता देता हूं आपको, रिवीजन वगैरह के समय आपको काम में आएगा। 26,25,000 और माइनस क्या कर रहे हैं, कितने की लायबिलिटी थी, 1,855,850, 769,150, और ये कैसे आई वैल्यू 25,000 की। 6,25,000 हर साल दे रहे हो रेंट बेटा, और 1,25,000 की आपने गारंटी की है रेजिडुअल वैल्यू, तो ये टोटल मिलाकर बनता है 26,25,000। और लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की 18,55,850। ये हो गया टोटल फाइनेंस चार्जेस जो कि ओवर द पीरियड 4 साल में देने हैं। सवाल उठाया गया कि कंप्यूट करके बताओ हर साल का फाइनेंस चार्ज कितना होगा। तो लेट अस राइट डाउन द हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस एवरी ईयर। कॉलम देख लें क्या क्या का, ईयर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन बिगिनिंग, फाइनेंस चार्जेस जिसको इंटरेस्ट भी बोलते हैं, एट रेट के अपने पास जी 15%, देन इंस्टॉलमेंट, या इंस्टॉलमेंट की बजाय वर्ड लिखते हैं पेमेंट बाय लेसी, लेसी कितनी पेमेंट कर रहा है। देन आ गया जी प्रिंसिपल एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड। आराम से देखिए, पहले एक ईयर देख लीजिए मैं कैसे करूं, लॉ फ्लो समझ लीजिए कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बाद आराम से नोट करेंगे। मैं इसका यहाँ इजी करने का तरीका भी बता दूंगा। सबसे पहले साल में आ रहे हैं जहां पर कितने पैसे देने भाई, 18,55,850 की मैंने लायबिलिटी बुक की है। इसके ऊपर लगाना है अपने को फाइनेंस चार्ज 15% का। फर्स्ट ईयर में जो फाइनेंस चार्ज आएगा, मैंने वैल्यू निकाली है 278,378। आपने पेमेंट कितनी की पहले साल में, टोटल 6,25,000। ध्यान रखिएगा, वापस आ रहा हूं यहां बताने के लिए। ये 26,25,000 की पेमेंट कैसे आई थी, इन सबको ऐड करके 26,25,000, मतलब ये जो वैल्यू है ना 6,25,000 हर साल और लास्ट की 125, इसमें तो सब कुछ ऐड है, इट इज इंक्लूडिंग द फाइनेंस चार्जेस। तो मैं हर साल कितने रुपए की पेमेंट करूँ, 6,25,000 की, और लास्ट ईयर में 1,25,000 और दे रहा हूं। तो प्रिंसिपल आ गया, पेमेंट बाय लेसी आ गया 6,25,000। इसमें से मैंने क्या बोला, इसके अंदर फाइनेंस चार्ज भी ऐड है। तो 6,25,000 में से अगर 278,378 माइनस कर दूं, तो ये जो वैल्यू बचती है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द पोर्शन आउट ऑफ दिस पेमेंट। मैंने क्या कहा था, ये एंट्री हम पास करेंगे हर साल, लेसर अकाउंट डेबिट फाइनेंस चार्ज टू बैंक। और अभी हमने जो वैल्यू निकाली उसके अकॉर्डिंगली हो क्या रहा है, सबसे पहले साल में आप लेसर का अमाउंट जो क्रेडिट किया था 1,855,850 से, टोटल उसमें से कितना पहले साल में डेबिट करो, 346622, 346622। फाइनेंस चार्ज कितना डेबिट कर रहे हो, 278,378, 278,378 और 2 बैंक। ये तो वैल्यू फिक्स ही है कि 6,25,000 ही आएगी, और इन दोनों का टोटल ऑब्वियसली 6,25,000 ही बनेगा। तो हमें ये करते हुए जो है इस तरह से दोनों को सेपरेट करना है, क्योंकि फाइनेंस चार्ज आपकी P&L की आइटम है, ऑब्वियसली वो एसेट वगैरह के तौर पर नहीं दिखेगी, वो हर साल का फाइनेंस चार्ज हर साल के P&L में जाता रहेगा। तो वो हम कंप्यूटेशन यहां पर कर रहे हैं, लॉजिकली समझते जाओ आराम से। टोटल 6,25,000 दिया पहले साल का, जिसमें से इंटरेस्ट दिया इतना, तो बाकी प्रिंसिपल पोर्शन के लिए दिया। और ये क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड। आपका बिगिनिंग में इतना आउटस्टैंडिंग था, प्रिंसिपल पोर्शन 1,855,850, जिसमें फाइनेंस चार्ज नहीं जुड़ा हुआ, ये तो प्रिंसिपल पोर्शन है। और इसमें से 346622 माइनस कर दिया, 1,855,850 माइनस 346622।
346622 150 922 8। अब इन सबका मैं यहाँ पर फॉर्मूला बना देता हूँ सो दैट आपके लिए याद रखने में आसानी हो। So I can say this is A, this is B, C, D and E। तो B जो है वो A के ऊपर 15% है, C हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन है, D क्या है, हमने A में से जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बिगिनिंग था सॉरी जो आपका C है इसमें से B को माइनस किया, पेमेंट में से कितना फाइनेंस चार्ज और बाकी का प्रिंसिपल अलग कर लिया, और E कैसे आए, जो A था आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बिगिनिंग उसमें से प्रिंसिपल यानी कि D को माइनस किया, तो हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड तक पहुंचे हैं। जो आज फर्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड है, ये अगले साल की बिगिनिंग में, अगले साल में जाकर बिगिनिंग बन जाएगा। बिगिनिंग में इतना बैलेंस है, इसके ऊपर फिर 15% जो कि आएगा 226384। पेमेंट हमने इतनी ही की है तो फिक्स है, क्वेश्चन ने बताया 6,25,000 दिए 4 साल तक आपने, और 625 में से माइनस कर दूंगा 398,616 एंड एट द एंड 1,110,612। फ्लो वही रहेगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 150,922, उसमें से कितना आउटस्टैंड कितना प्रिंसिपल पोर्शन दे दिया 398,616, तो बैलेंस रह गया एट द एंड जो कि अगले साल के बिगिनिंग में आ जाएगा 1,110,612। 1,665 into 15% किया, 625 में से माइनस किया 458,408 and this value shall be 652204। फोर्थ ईयर की बिगिनिंग 652204। इसके ऊपर जब 15% करोगे ना, ये वैल्यू आती है 97830.6, तो 97831 में कह सकता हूं। लास्ट ईयर में पेमेंट कितनी की है याद रखिएगा, 6,25,000 और साथ में गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 1,25,000। 6,25,000 प्लस 1,25,000 यानी कि 7,50,000। और हमें पता है लास्ट ईयर में तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ बचेगा ही नहीं भाई, और ये वाला जो अमाउंट है इट हैज टू बी 652204। जितना ओपनिंग में सारा तो लास्ट ईयर में चला जाएगा। अगर आप ये वाली फिगर को कंप्यूट करके निकाल दो तो इतना आ रहा है, जबकि बैलेंसिंग फिगर अगर मैं देखूं तो ये बननी चाहिए यहां पर 97796, बिकॉज अगर आप इतना करते हो ना 65220497,831, तो यहां पर वैल्यू आपकी कुछ और बचेगी। तो लास्ट ईयर में कभी भी एक्चुअल के हिसाब से नहीं लेना जो परसेंटेज के हिसाब से आ रहा है, आपने देखना है एक्चुअल पोजीशन क्या है। 652204 पेंडिंग है मतलब ये सारा जाएगा, और आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि टोटल फाइनेंस चार्ज कितना है 769,150, तो इस कॉलम का टोटल 769,150 ही होना चाहिए। तो दिस वैल्यू शेल कम एज अ बैलेंसिंग फिगर। या तो बैलेंसिंग फिगर निकालो, और दूसरा मैंने क्या बताया, ये वैल्यू कितनी है अपनी, एक मिनट जी, 979 लिखा है मैंने, या फिर 97796, दिस इज 7, ठीक है ना। तो ये किस तरह से आया, 7,50,000 माइनस 652204, या तो ऐसे कर लो, या फिर इस कॉलम की बैलेंसिंग फिगर भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फाइनेंस चार्ज फॉर एवरी ईयर। देखो क्वेश्चन फिर से, अगर मान लो, एक मिनट बस अभी नोट कर लेना, मान लो ये क्वेश्चन एज इट इज उतार दें यहां पर और लिख दें कंप्यूट द फाइनेंस चार्ज, तब क्या पहचान सकते हैं किसकी बुक से, डेफिनेटली वर्ड के फाइनेंस चार्ज। लेसी के लिए चार्ज है, लेसर के लिए यही चीज क्या है, इनकम है। तो अगर वर्ड लिखा है लीज लाइबिलिटी, फाइनेंस चार्ज, ऐसी बातें लिखी हैं तो भाई मतलब बात हो रही है मिस्टर लेसी की बुक्स की, ठीक है ना। चलिए, एनीथिंग पेंडिंग इन दिस प्लीज नोट, देन वी मूव अहेड।
चलेगा, लेट अस मूव अहेड। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5, फाइनेंस लीज। अगेन अभी फाइनेंस लीज ही चल रहा है, बुक्स ऑफ लेसी ही चल रहा है, अभी लेसर की बुक्स पर नहीं आ रहे हैं भाई। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्यों हो रहा है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एज पर लेसी। अभी सिर्फ लिख लो, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, जब करेंगे क्वेश्चन और जब इसकी डिटेल में बात करेंगे तब जाकर आप इसको समझेंगे। सिर्फ लिख लीजिए फाइनेंस लीज है, बुक्स ऑफ लेसी की बात करें, कुछ स्पेशल केस हो रहा है। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एज पर लेसी। इसे समझने के लिए हमें पिछले क्वेश्चन पर जाना होगा। ओके, पिछले से पिछले पर यहां आए थे, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एज पर लेसी निकाला, हमने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट निकाला, कहा दोनों में से विच एवर इज लेस है उस पर वैल्यू कर दीजिए अपनी लायबिलिटी को। तो दोनों में से लेस कौन सा था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एज पर लेसी। फेयर वैल्यू ज्यादा था। अभी हम यहां पर क्या कह रहे हैं? अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो है, इफ इट इज लेस देन द प्रेजेंट वैल्यू। सोचने से लगा तो दिक्कत क्या है भाई? यही तो ऊपर सीखा है कि जो फेयर वैल्यू है या फिर जो प्रेजेंट वैल्यू है एमएलपी लेसी की, विच एवर इज लोअर पर वैल्यू कर दो। बिल्कुल ठीक, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब हो जाएगी? अगर मान लो यहां पर जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये वैल्यू 15 लाख हो जाती, तो आप 15 लाख पर वैल्यू कर लेते, इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं, ये 15 लाख पर वैल्यू कर लेते। दिक्कत आती है फाइनेंस चार्ज के वक्त। जब ये वैल्यू 15 लाख है, तो अगर मैं यहां से, मतलब अभी 15 लाख है, तो क्या लग रहा है कि यहां पर 15 लाख से स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि जो फाइनेंस चार्ज है 15% का, अगर आप इसके थ्रू करोगे तो ये टेबल कभी सही बन ही नहीं पाएगा आपका। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ये जो 15% है ना, इसका मतलब देखो क्या होता है, यहां पे एक वर्डिंग लिखी थी, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। हमें क्या चाहिए होता है? इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, या फिर जिसको समथिंग कॉल्ड आईआरआर बोलते हैं, राइट? क्या मतलब है इसका? अगर पिछले क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं, इन रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझें आराम से, 26,25,000 जो है टोटल पेमेंट जा रहा था ओवर द पीरियड ऑफ लीज। ये लीज में लेसी ने इतने रुपए की पेमेंट करनी है। हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी 1,855,850। ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, ये कौन से रेट को लेकर निकाली थी? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15% किया था, तब ये वैल्यू आई थी। इसका मतलब है कि अगर मैं इसे 15% पर डिस्काउंटिंग करता हूं ना, तो ये वैल्यू आती है। अगर मेरे उस क्वेश्चन में मैं आपको कह रहा हूं कि मान लो ये वैल्यू मेरी फेयर वैल्यू कम होती 15 लाख, तो 26,25,000 को मैं किस रेट पर डिस्काउंट करूं कि जो वैल्यू है वो 15 लाख हो जाए, ऐसे रेट को कहते हैं इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। और ऑब्वियसली ये 15% थोड़ी हो गया यार, 15% पर तो वैल्यू 1,855,850 है, लेकिन अगर मुझे 15 लाख चाहिए तो वो रेट 15% नहीं है। उस सिचुएशन में आई विल हैव टू फाइंड आउट सच अ रेट, जिस रेट पर अगर मैं 26,25,000 को डिस्काउंट करूं तो वैल्यू आ जाए 15 लाख, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट दैट नीड्स टू बी कंप्यूटेड। तो इसलिए मैंने लिखा कि भाई ये क्या है हमारे लिए? स्पेशल केस है, बिकॉज यहां पर वी नीड टू recompute the implicit interest rate, और आई कैन से IRR। ठीक है ना? अभी क्वेश्चन करेंगे, आराम से करने जा रहे हैं क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं और फिर करेंगे, फिर सारी चीज ध्यान से आराम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये एग्जाम का है? बिल्कुल एग्जाम का है। May 11 में 8 मार्क्स का सिमिलर क्वेश्चन, और May 17 में 5 मार्क्स के लिए। लेट अस सी। लेसी लिमिटेड टुक अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लेसर लिमिटेड। फेयर वैल्यू कितने भाई? 10 लाख रुपए। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एज वेल एज द लीज टर्म इज 4 ईयर। तो ये लाइन पढ़कर क्लियर हो गया कि फाइनेंस लीज की बात की जा रही है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर लीज लेसी लिमिटेड पेज 3,50,000। 4 साल का टर्म है, हर साल के अंत में 3,50,000 रुपए आप देते हैं। लेसी हैज गारंटीड अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000 ऑन एक्सपायरी ऑफ द लीज टू द लेसर। तो ये क्या होगा? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी, जो कि एमएलपी लीज का पार्ट बनेगा। हाउएवर लेसर लिमिटेड एस्टिमेट्स की जो रेजिडुअल वैल्यू है ना, वो होगी ओनली 35। तो ये क्या है? इररेलेवेंट। लेसर कितनी सोच रहा है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न बता दिया 16% पर एनम है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टरी बता दिए, इतने इतने कंसीडर कर लेना एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी कंसीडर्ड बाय
लेसी लिमिटेड। तो एक तो हमें निकालना है कि आपको बुक कितने पर करना है, वही जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था लीज लाइबिलिटी वाली बात पूछ रहे हैं। और फिर पूछ रहे हैं कि जरा फाइनेंस चार्ज भी बता दो इन ईच ईयर, मतलब क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 2 + 3 मिलाकर 4 बन गया लेकिन जैसा मैंने बताया यहाँ पर दिक्कत हमें आएगी कि फेयर वैल्यू आपकी कम आ जाएगी। करते हैं ये स्टार्ट। आंसर नंबर 4। सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एज पर लेसी। सेम कॉलम जो वहां पर बनाए थे, ईयर, अमाउंट, पीवीएफ एट 16% एंड प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीज। 4 साल का टर्म है, चारों साल पेमेंट सेम जा रहा है, कितना, 3,50,000 चौथे साल के अंत में हम उसको 50,000 और दे रहे हैं। हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लेसी कह रहे हैं मैं आपको 50,000 की गारंटी करता हूं। लास्ट ईयर का पीवीएफ कितना दिया 0.5523, और अगर चारों को ऐड कर लो तो आ गया एन्युटी फैक्टर दैट इज 2.7983, वैल्यू 979,405 एंड 27,615, 100,7020। ये कंप्यूटेशन मैंने ऑलरेडी कर ली है 100,7020। हमें क्या पता है कि भाई जो वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी है जिस पर आपको बुक करना है दैट इज लोअर ऑफ ए पॉइंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी जो कि कितनी है 100,7020, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट which is given to me 10 lakh. In the first line itself it was given as 10 lakh. हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई 10,07,020 रुपए, जबकि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 10 लाख। सो लोअर वैल्यू कौन सी है, सो लोअर बीइंग द लीज लाइबिलिटी दैट इज ₹10 लाख। जैसे ही देखा कि फेयर वैल्यू कम है, बस यहां पर जाकर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट का ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा। मतलब अगर कभी आप लेसी की बुक्स में बात करें, आपने दोनों चीजें निकली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी एंड द फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू अगर कम आ जाए तो समझ जाना कि वहां पर आपका एक एक्स्ट्रा काम होने वाला, यू नीड टू रीकंप्यूट द आईआरआर। ठीक है ना, कैसे समझते हैं आइए इसे नोट कर लीजिए एक बार, कहीं कुछ पेंडिंग है। ओके, इनका एक बार अगर मैं टोटल करूं यहां पर 3,50,000 इंटू 4 प्लस 50,000, 14,50,000 रुपए। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, आराम से समझिएगा। आपकी जो टोटल लीज ओवर द लीज जो पेमेंट जा रही है दैट इज 14,50,000। 16% पर अगर हम उसे डिस्काउंट करें तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है, वी जस्ट फाउंड आउट 100,7020। यानी कि बैलेंस क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया 14,50,000 माइनस 100,7020, 442,980। लेकिन हम अब अपनी बुक्स में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम रिकॉर्ड करें 10 लाख पर। मींस जब मैं फाइनेंस चार्ज निकालूंगा, इंटरेस्ट कितना हो गया 1450 माइनस 10 लाख 4,50,000। सो आई नीड सच अ रेट, आई नीड सच अ रेट कि जिस पर डिस्काउंटिंग करने से किसे 14,50,000 को वैल्यू आ जाए 10 लाख। अब सवाल उठता है कि इतना समझ आ गया कि हाँ हमें ऐसा रेट चाहिए, वो रेट 17 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ऐसे कहना मुश्किल है। हमें आईआरआर जैसे एफएम में निकालते हैं वैसा प्रिंसिपल लगाकर यहां पर निकालना होगा। सवाल ये उठता है सर 16 वाला रेट तो पता है जिस पर वैल्यू कितनी है 100,7020, और एग्जैक्ट ऐसा रेट माइंड में आना जहां पर 10 लाख आ जाए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन, मेरे पास एक वैल्यू इससे 10 लाख से बड़ी है, मुझे चाहिए एक वैल्यू ऐसी जो कि इससे छोटी हो जाए। एक वैल्यू बड़ी है 100,7020, एक अगर इससे छोटी आ जाए 980, 990, 995 वट, तो मैं उन दोनों के बीच में इंटरपोलेट करके निकाल लूंगा कि कौन सा ऐसा रेट है जहां पर 10 लाख आता है। क्वेश्चन ये उठता है बच्चों के मन में कि सर 16 से ज्यादा का रेट लें या 16 से कम का रेट लें। मैंने ये जो कॉलम बनाया है इसके पीछे यही पर्पस है, जो ये इंटरेस्ट का कॉलम बनाया है। पहले इंटरेस्ट कितना था 442,980, अब इंटरेस्ट कितना है 4,50,000, मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया तो ऑब्वियसली रेट क्या करेगा, बढ़ेगा। राइट, तो हमें एक दूसरा रेफरेंट रेट लेकर यहां पर करना होगा। तो हम लिख रहे हैं रिकम्प्यूटेशन ऑफ
recomputation of IRR, year, amount, present value factor at डैश परसेंट, जो कि डैश क्या होगा 16 से ज्यादा ही होगा। अब देखो डिफरेंस कितना है, सिर्फ 7-1 हज़ार रुपए का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा रेट आगे बढ़ने की जरूरत नहीं कि 20 लें 22 लें, तो हम सिंपल इसको लेट से 18% पर रोक देते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीज आ जाएगा। ईयर है 1 to 4 और 4, यहाँ है कितना रुपया जा रहा था हर साल 3,50,000, और लास्ट ईयर में हम कितना दे रहे हैं 50,000। ये तो वैल्यू हमें बताई कि भाई 14,50,000 आने वाली है। 18% के हिसाब से एन्युटी फैक्टर अगर देखता हूँ ये आ रहा है 2.69 और 0.516। दिस वैल्यू कम्स एज 941,500 एंड 25,800, टोटल 967,300। तो एक वैल्यू 10 लाख से ऊपर वाली पता थी, एक 10 लाख से नीचे वाली मिल गई। एक रेट है 16%, एक रेट है 18%। 16% पर वैल्यू थी 1007020, 18% पर है 967,300। मुझे वैल्यू कितनी चाहिए, यहां 10 लाख। यूनिटरी मेथड लगेगा बड़ा आसान। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1007020 माइनस 967,300, 39,720 का डिफरेंस है इनमें, और इनके रेट्स में कितना डिफरेंस है 2%। मतलब जब रेट 2% से वेरी कर रहे हैं ना, तो आपका 39,720 का डिफरेंस आ रहा है। मुझे कितना डिफरेंस चाहिए, इतना या इतना, दोनों ही तरीके से कर सकते हो। तो ये तो डिफरेंस साफ साफ दिख गया 7020, और ये आ रहा है 32,700। मेरे पास दोनों तरीके हैं चलने के, मैं 16 से चलकर भी सेम आंसर पहुंचूंगा, 18 से स्टार्ट करते हुए भी। तो मैं कहूंगा 16% तो है ही है, अगर मैं इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं, वहां से आगे क्या है, धीरे धीरे जाकर वहां पर 18 हो जाएगा, मतलब मैं 16 से आगे बढ़ रहा हूं। 16% प्लस आई नीड अ डिफरेंस ऑफ 7020 आउट ऑफ 39,720। यूनिटरी मेथड देखते जाइए। अभी 39,720 का डिफरेंस है, यहां लिख दूं 39,720 का डिफरेंस है, तो जो रेट है वो कितने से वेरी करता है, 2% से। तो मुझे जो डिफरेंस चाहिए 7020 का, तो उसमें रेट कितने से वेरी करेगा, 2/39,720 इंटू 7020। तो यहां पर मुझे एक 2 से भी मल्टीप्लाई इसको करना है कि अगर 2% के लिए अमाउंट वेरी करता है 39,720, तो 7020 के डिफरेंस के लिए कितना रेट वेरी करेगा। तो यहां से आप इसे जब कंप्यूट करेंगे 7020 इंटू 2 डिवाइड बाय 39,720 0.35 आ गया, तो 16 में 0.35 ऐड किया, 16.35%। आप दूसरे तरीके से निकालना चाहें वो भी, और आप कह रहे हैं कि आपको 18% के हिसाब से निकालना है, तो 18% अब वहां से माइनस करना होगा, क्योंकि 18 से अगर मैं चल रहा हूं तो आई एम कमिंग इन दिस डायरेक्शन। 32,700 का डिफरेंस चाहिए हमें आउट ऑफ 39,720, और चीज वही है फिर से इंटू 2, सेम यूनिटरी मेथड। 39,720 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस वेरी कितने से करें, रेट 2% से। अगर 32,700 का डिफरेंस, तो रेट कितने से वेरी करेगा, तो 32,700 इंटू 2 डिवाइड बाई 39,720 इज इक्वल टू, ये आ रहा है -1.65, 18 माइनस 1.65, ये आता है बेटा 16.35%। तो ये हमें इंटरेस्ट रेट मिल गया, जिस पर अब हमें टेबल बनाना है। मतलब बस अभी नोट कर लेना आप, हम कह रहे थे कि हमें ऐसा रेट चाहिए जिस पर डिस्काउंटिंग करने से 10 लाख बन जाए। तो नाउ वी हैव फाउंड दिस रेट कि 16.35% ऐसा रेट है जिस पर अगर मैं 14,50,000 को डिस्काउंट करूं तो वैल्यू 10 लाख बन जाएगी। यानी कि अब हम टेबल बनाने के लिए तैयार हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, इफ एनीथिंग इज पेंडिंग फ्रॉम हियर देन वी मेक अ टेबल ऑफ फाइनेंस चार्जेस।
चलिए जी बढ़ते हैं आगे, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस। सो सेम टेबल, सिमिलर टेबल सॉरी, जो पिछले क्वेश्चन में बनाया था, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस, ईयर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बिगिनिंग, फाइनेंस चार्जेस एट, हमने रेट निकाला भी 16.35%, देन देयर इज पेमेंट बाय लेसी, प्रिंसिपल पोर्शन आएगा बेटा, एंड एट द एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड, ए बी, बी होगा ए इंटू 16.35%, सी ये तो गिवन होता है, डी टोटल पेमेंट में से फाइनेंस चार्जेस माइनस कर दो तो प्रिंसिपल आ गया, और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बिगिनिंग था उसमें से कितना प्रिंसिपल आपने पे कर दिया है, तो E इज इक्वल टू ए माइनस डी। चलिए ईयर नंबर 1, कितने वैल्यू पर एसेट हमने रिकॉर्ड करना था इस बार, 10 लाख 10 लाख का 16.35%, 163,500, पेमेंट दे रहे हो 3,50,000, उसमें से 163,500 ऐसे गया तो बैलेंस रह गया प्रिंसिपल, एंड द लास्ट फिगर 813,500। एक बार रेट मिल गया, रेट मिलना ही थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, टिपिकल मतलब थोड़ा सा नया पार्ट है आपके लिए, बाकी तो पूरा टेबल बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा। सेकंड आ रहा है जी 813,500, इसके ऊपर 16.35%, 133,007, 3,50,000, 216,993 एंड 596,507। फिर 596,507 के ऊपर लगा दिया 97,529, टोटल पेमेंट जा रही है 3,50,000 बेटा, जिसमें से वैल्यू आ गया 252471 एंड 344,036। लास्ट ईयर आ गया, ध्यान से 344,036 के ऊपर जब आप निकालते हैं 16.35%, 344,036 के ऊपर जब आप निकालते हैं 16.35%, वैल्यू 56,250 की वैल्यू आती है। देखते जाइए अभी हमें यहाँ पर लास्ट ईयर में क्या देना, 3,50,000 और साथ में एक 50,000 की जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी है, तो यहाँ जा रहे हैं 4 लाख, और हम ये जानते हैं लास्ट में कुछ भी पेंडिंग नहीं बचेगा, इट इज द लास्ट ईयर। सो बेसिकली जो ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस है आउटस्टैंडिंग वो सारा यही देना है 344,036। तो अगर आप यहाँ 4 लाख माइनस 344,036 करते हैं तो आता है 55,964, मीन्स ये वैल्यू आपने नहीं लेनी है। ध्यान रखना हमेशा कि ये वैल्यू नहीं आएगा, और अगर आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल भी हमें पहले से पता है, ये देखिए यहाँ हमने निकाला था कि इंटरेस्ट चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस के इसमें कितने हैं, 14,50,000 की पेमेंट करते हो, 10 लाख का लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया तो 4.5 लाख का फाइनेंस चार्ज, तो इस कॉलम का टोटल आपका 4,50,000 रुपए ही बनेगा। तो इस तरह से भी आप इसको बैलेंसिंग फिगर ले सकते हैं, ठीक है ना, कर लीजिए कंप्लीट। चलेगा, लेट अस मूव अहेड, आई होप इट्स डन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं जी, कॉन्सेप्ट नंबर 6, फाइनेंस लीज। फाइनली वी कम टू बुक्स ऑफ लेसर। लेसर की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगी इसे देख रहे हैं बड़ी सिंपल सी बात, लेसी की बुक्स की तो हमने कहा लेसी जो है वो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेता है
वो लेसर को क्रेडिटर बना रहा है। लेसर क्या कहेगा कि लेसी उसके लिए डेटर है जिससे पैसे आएंगे। तो ये बेसिकली क्या एंट्री पास करता है, कहता है लेसी अकाउंट डेबिट, मैंने उसको बना लिया डेटर। टू, अब टू में डिपेंड करता है दूसरी पार्टी के लिए तो पक्का एसेट था, उसने बोला एसेट ऑन लीज अकाउंट। मेरे लिए क्या था, मैंने अपनी क्या चीज दी, क्या मैंने अपना एसेट दे दिया? अगर मैंने अपना एसेट दिया तो एसेट चला गया, या फिर हो सकता है मेरा वो एसेट नहीं था मैं तो उस चीज में डील करता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था जीरोक्स मशीन का, मेरे पास बहुत सारी जीरोक्स मशीन है तो मैं हर किसी पार्टी को देता रहता हूं और उनसे पर मंथ का रेंट लेता हूं, तो वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक है, तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा सेल। तो लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट और सेल अकाउंट डिपेंड अपॉन क्या है आपके लिए, ठीक है ना सवाल फिर से आ गया कि लेसर की बुक्स में भाई ये जो एंट्री होगी पहली, ये किस अमाउंट से होगी? इसे समझना बिल्कुल गलत है कि लेसी और लेसर दोनों एक ही वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, जी नहीं। लेसी उस हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि यार उसने कितना पैसा देना, वो निकालता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एज पर लेसी। लेसर कह रहा है मुझे कितने पैसे आ सकते हैं, मैं तो उस हिसाब से इसको रिकॉर्ड करूंगा। तो यहां पर इस एंट्री का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ दिस एंट्री इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इट मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू तो देखो बड़ा ही लॉजिकल चीज है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब लेसी ने भी रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट चार्ज जो कि ओवर द पीरियड देने, उसको आज रिकॉर्ड नहीं करना, तो हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो यार, उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लो। यहां पर कोई कंपैरिजन वगैरह नहीं होगा फेयर वैल्यू से, क्योंकि वो उस पार्टी के लिए। मुझे तो रिकॉर्ड सिंपल करने की मुझे कितना आ सकता है, ठीक है ना, यहां पर लिखकर रख लीजिए अगर कोई लगता है डाउट होगा। तो यहां कोई कंपैरिजन फेयर वैल्यू से नहीं हो रहा, नो कंपैरिजन विद फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं किस चीज की? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। सवाल उठता है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इसके बारे में लिख रहे हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लेसर प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। लिखते जाइए आराम से, फिर समझते हैं। हायर ऑफ जीआरवी बाय लेसी और जीआरवी बाय एनी थर्ड पार्टी। ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। MLP from व्यू पॉइंट ऑफ लेसर ये है। क्या लिखा हमने? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू लीज रेंटल, जितना पैसा लीज के रेंटल के तौर पर आएगा, प्लस जीआरवी। लेकिन यहां पर जीआरवी क्या बोला? ऑफ लेसर। वहां क्या लिखा था? जीआरवी ऑफ लेसी। तो वहां पर लेसी की बुक से लेसी के हिसाब से बात किया, वहां पर क्या कहा था? जीआरवी क्या है, या तो लेसी ने जो बोला या उसके बिहाफ पर किसी और ने बोला। यहां पर क्या है? लेसर कहता मैं अपनी जीआरवी देखूंगा, मैंने तेरे को एसेट दिया, तू कितनी बोलता है? वो कहता मैं तो 50,000 दूंगा। मैंने दूसरे से बोला तू कितनी बोलता है? कहता 80 दूंगा। तो मेरे लिए क्या हो गया? हायर ऑफ जीआरवी बाय लेसी और एनी थर्ड पार्टी। मुझे कोई लेसी से लगाव थोड़ी है भाई कि मैं उसको 50 का दूंगा, दूसरी पार्टी 80 देने के लिए गारंटी करे तो मैं उसको दूंगा। प्लस साथ में मुझे लगता है यार इसकी ना वैल्यू 80 भी नहीं है, ये मैं 1 लाख पे बेच दूंगा बाद में। तो वो क्या हो गया? जो एक्स्ट्रा 20,000 है, 80,000 तो पार्टी गारंटी दे रही है, मुझे लग रहा है 1 लाख का बिकेगा, एक्स्ट्रा क्या 20,000, वो क्या है? अनगारंटेड अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेसर की बुक्स में लेसर के हिसाब से सोचना है कि उसे इस एसेट से ओवर द पीरियड कितना पैसा मिल सकता है, इसको कह दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट, और उस वैल्यू पर मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन में आते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आरटीपी मई 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, मोदी लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू शाह लिमिटेड। मोदी ने मशीन दिया है, तो मोदी कौन है? लेसर है। शाह कौन है? लेसी है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, लीज की टर्म है 5 साल, फेयर वैल्यू दिया है 48 लाख, लीज रेंट पर एनम
8 लाख रुपीज 5 साल के लिए है, तो ये 5 साल तक आएगा 8 लाख। जीआरवी कितनी है 1,60,000 और कहता एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है 3 लाख। गारंटी 1,60,000 लेकिन हमें लग रहा है 3 लाख। अब गलती यहां पर बच्चे क्या कर देते, कहते अच्छा जीआरवी 1,60,000 यूजीआरवी 3 लाख ना, उसने बोला एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, ये टोटल होता है। मैं यहां पर भी आपको बता दूं, इन दोनों को कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू के दो हिस्से हैं, जीआरवी और यूजीआरवी। हमारे वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारे वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 3 लाख, जिसमें से गारंटेड वाली कितनी है 61, तो अनगारंटेड कितनी हो गई 1,40,000 की। आईआरआर कितना 15%, डिस्काउंटिंग रेट बता दिया 1 to 5 ईयर में, 1 2 3 4 5 ईयर का। एंड क्या बोलता है असर्टेन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अगर बोलता फाइनेंस चार्ज तो लेसी के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो लेसी की बुक्स। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मतलब लेसर का बुक्स। तो क्वेश्चन आपको देखो क्लियरली कहीं पर भी नहीं बता रहा कि लेसी की बुक्स बनाओ, लेसर की बुक्स बनाओ। हमें जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की उसे देखकर पहचानना होगा कि बुक्स किसकी बनानी, किसके हिसाब से पूछ रहा है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होगा यहां पर लिख देता हूं अभी। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और अगर पर ईयर निकालना हो तो वैसे ही टेबल बन जाएगा जैसे हमने पहले लेसी की बुक्स में बनाया था। इसके बारे में ये कैसे बनता है, क्यों होता है, वो भी क्वेश्चन में आपको साथ साथ दिखा दूंगा, समझा दूंगा वहां पर। तो क्वेश्चन आ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो वी हैव दिस आंसर नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालो, जिसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। वन इज सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हमने क्या बोला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज आने वाली है बेटा, एक तो लीज पेमेंट, लीज रेंटल, प्लस गारंटेड आरवी रेजिडुअल वैल्यू, प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं, लीज रेंटल कितना है 8 लाख है, कितने साल के लिए 5 साल के लिए। और 5वें साल के अंत में गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू मिल रही है 1,60,000 की, और अनगारंटेड कितनी है 1,40,000 की। ये कैसे आई, 3 लाख माइनस 1,60,000, तो 40 लाख प्लस 1.6 लाख प्लस 1.4 लाख, कितना हो गया जी टोटल 43 लाख। तो ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 43 लाख। हमें क्या करना है, निकालना है नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसका प्रेजेंट वैल्यू। तो ईयर, अमाउंट, पीवीएफ एट द रेट ऑफ 15% एंड प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीज। सिमिलर मैनर में जैसे लेसी की बुक्स में किया था। 1 से 5 साल में कितना आ रहा है, हर साल 8 लाख रुपए, और 5वें साल में 1,60 और 1,40, ये दोनों ही चीजें मुझे आएंगी 3 लाख रुपीज, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे एंड में 3 लाख रुपए आ जाएंगे, चाहे जीआरवी के हिसाब से यूजीआरवी के हिसाब से मुझे टोटल कितना आएगा 3 लाख। और ये फैक्टर्स की अगर बात करूं, यहाँ पे आ जाएगा एन्युटी फैक्टर 3.3522, एंड यहाँ आ गया पीवीएफ आपका 0.4972। this becomes 2681,760 and this becomes 149,160, 2830,920। तो ये आ गई जी आपकी प्रेजेंट वैल्यू। मतलब क्या हुआ इसका, टोटल मुझे लग रहा है ओवर द पीरियड आएगा 43 लाख, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालो, क्योंकि वो जो आएगा आज तो नहीं आ रहा ना, 8 लाख आ जा रहा है, फिर अगले साल 8 लाख, फिर अगले साल, अगले साल, अगले 5 साल तक 8 लाख, और लास्ट ईयर में जाके आएगा गारंटेड और अनगारंटेड 140 160, टोटल 3 लाख का रेजिडुअल वैल्यू। आज की डेट में बात करो ना भाई, आज की डेट में, तो आज की डेट में वैल्यू निकाला तो कितना आया, इतना टोटल आएगा इतना, आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू है इतना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब वो क्या है, अनअर्न्ड। अनअर्न्ड क्योंकि हर साल धीरे धीरे ड्यू होगा, वो क्या है, एज गुड एज द फाइनेंस इनकम। तो इसीलिए फॉर्मूला था अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे केस में कितना है 43 लाख माइनस 2830,920, और ये वैल्यू आ जाएगी 14,69,080 रुपीज जी। तो यहां पर ये प्रश्न होता है अंत, कंप्लीट कर लेंगे इसे।
क्वेश्चन जब तक आपको ना बोले ना कि ईच ईयर का निकालना है, तब तक हर साल का नहीं निकालना, टोटलिटी में निकाल कर दिखाना, चाहे फाइनेंस चार्ज हो चाहे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हो, ठीक है। अंतिम कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं जी, स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट नंबर 7, ऑपरेटिंग लीज। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट गलती से निकल गया, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा हम फाइनेंस लीज में क्या कह रहे थे भाई? फाइनेंस लीज में हम कह रहे थे कि जो पार्टी लेसर है वो एक तरह से सेल दिखाती है, जो लेसी है वो एक तरह से परचेज दिखा देता है। डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते, अब लेसी क्लेम करता है। लेकिन जब बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज के बारे में, व्हेन वी से ऑपरेटिंग लीज, तो यहां पर लेसर और लेसी सेल या परचेज रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी ट्रांजैक्शन होती है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन, जहां पर आप अपना किराए पर दे रहे हैं और किराया आपको आ रहा है, तो जो पैसा आता है आपके लिए इट इज एज गुड एज द रेंटल इनकम, और जो वो पार्टी दे रही है पैसा उसके लिए इट इज एज गुड एज द रेंटल एक्सपेंस। जहां तक डेप्रिसिएशन की बात है, डेप्रिसिएशन भाई जिसका एसेट है यानी कि लेसर ही क्लेम करता है, लेसी क्लेम नहीं करता है। ये होती है ऑपरेटिंग लीज की कहानी, बहुत ही आसान, ठीक है ना। रेंटल इनकम, रेंटल एक्सपेंस, अगर मैं ये कहूं मैं जिस घर में रहता हूं लेट से उसका पर मंथ का रेंट है 25,000 रुपए, तो मैं 25,000 देता हूं, मैं अपनी बुक्स में 25,000 की ही एंट्री कर लेता हूं कि मैंने इस महीने 25,000 का रेंट दे दिया। लेकिन ये स्टैंडर्ड क्या कहता है? दिस स्टैंडर्ड सेज कि जो भी आप ऑपरेटिंग लीज में रेंटल की इनकम है जो लेसर रिकॉर्ड करेगा, या रेंटल का एक्सपेंस है जो कि कौन रिकॉर्ड कर रहा है? लेसी कर रहा है। इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? रिकॉर्ड इट, दैट इज रिकॉग्नाइज इट इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट्स डिराइव्ड। ये क्या मतलब हुआ? मैं इस महीने रहा, बेनिफिट आया, मैंने पूरा महीना जो है घर को ऑक्यूपाई किया, मैंने 25,000 दे दिया, तो यही तो रेशियो है उसकी। लेकिन हम जेन्युइन ट्रांजैक्शन के अलावा बाकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर देखने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसा होता है हमारे केस में तो नहीं हो पाएगा, हाउस वाले केस में, लेट से मैंने किसी पार्टी को मशीन दिया यूज करने के लिए और मैंने बोल दिया तेरे को हर महीने क्या है इसका फिक्स रेंट देना है, लेकिन उस पार्टी को जो उस एसेट की आउटपुट है ना वो स्टार्टिंग में ज्यादा आएंगी, फिर अगले महीने कम, अगले महीने कम, तो कम होती जाएगी धीरे धीरे, तो उसका जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि जितना तूने टोटल रेंट देना है, लेट से मैंने उसको बोला तूने 50,000 हर महीना देना है 6 महीने के लिए, 50,000 इंटू 6 3 लाख, 3 लाख रुपए को कैसे रिकॉग्नाइज करो? इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट्स जो कि लेसी डिराइव करेगा। अगर उसे लग रहा है वो डिराइव करेगा 543 की रेशियो में, 543:1 की रेशियो में, तो उसी रेशियो में उसको अपने पीएनएल में रिकॉग्नाइज करना है। एक क्वेश्चन छोटा सा मैंने रखा है, वो क्वेश्चन करते हैं, आपको उससे और क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, तो लेसी टुक अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लेसर फॉर 3 ईयर। लेसी ने 3 साल के लिए लेसर से एक एसेट लिया है लीज पर। लीज रेंटल क्या है? 25, 45 और 50,000, ठीक है। आउटपुट जो है मशीन से 10,000 आएगा पहले साल में यूनिट्स, 20,000 यूनिट दूसरे साल में और 50 यूनिट तीसरे साल में। कहता बताना कंप्यूट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर, हर साल, ठीक है, साल है, महीने नहीं है, हर साल में कितना अमाउंट आपको जो है रिकॉग्नाइज करना है। ओके, सो दिस इज आंसर नंबर 6। टोटल लीज रेंट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 में दे रहे हैं 25,000, फिर दे रहे हैं 45,000 और फिर दे रहे हैं 50,000। 5 जानों 2 11 तो 1 12, 1,20,000 हो गया। ये एएस क्या बोलता है? इस 1,20,000 को ऐसे नहीं करना जो 25, 45, 50 है, ये तो आप पे कर रहे हो, आपको करना है इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट्स। सो अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर, मतलब पीएनएल में कितना लेकर जाना है वो निकालना चाह रहे हैं, तो ईयर, और यहां से आ रहा है आउटपुट दिया हमें इन यूनिट्स, यहां से रेशियो बना लेंगे और ये आ जाएगा अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना। ईयर कितने हैं? 1 2 3। आउटपुट कैसे आएगा मशीन से? 10,000, फिर 20,000 और फिर 50,000, तो रेशियो क्या हो गई बेटा? 1 2 और 5। तो टोटल जो 1,20,000 का लीज रेंट दे रहे हो ना, 1/8 यहां आएगा, यानी कि 15,000। 1,20,000 का
2/8 यहां आएगा यानी कि 30,000 और 1,20,000 का 5/8 यहां पर आएगा आपका 75,000। टोटल में कोई डिफरेंस नहीं, टोटल तो भाई उतना ही बनेगा, पैसा तो मुझे उतना ही देना है, उसके बारे में स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा, पैसा दो, लेकिन हर साल रिकॉर्ड कैसे करना इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट। अब पहले साल दे कितना रहा हूं 25, लेकिन पीएनएल में कितना लेकर गया 15, टू बैंक कितना हुआ 25,000, पीएनएल में कितना गया 15, यानी कि जो 10,000 एक्स्ट्रा चला गया इट्स अ काइंड ऑफ एडवांस, तो मैं उसको एसेट साइड पर एज एन एडवांस दिखाऊंगा जो लेसी होगा। अगले साल कितना बनता था 30 बनता था, कितना पे कर दिया 45, सेम कहानी अगले साल में रिपीट हुई, फिर से एडवांस, और लास्ट ईयर में जाकर ये सारा आपस में टैली हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। 50,000 रुपया दिया, लेकिन पीएनएल में कितना लेकर गया 75,000, तो जो पिछले सालों का एडवांस इकट्ठा हो रहा था वो इस बार जो है एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है जी आपका ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट, नोट कर लें इसे। और इसी के साथ ही हमारा स्टैंडर्ड जो है यहां पर होता है खत्म, अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। विद दिस वी क्लोज दिस स्टैंडर्ड, थैंक यू।